अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई है, आपको मैंने शेयर भी कर दी थी। ये इसमें P1 ओ लेवल मैथ्स के P1 सारे ज़रा ट्रिकी वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं। ज़रा देखिए मेरे साथ कैसे कैसे करने हैं ये वाले। सबसे पहले है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन करना है, बीच में डिवाइड है, तो प्लीज़ डिनोमिनेटर सेम करने ना बैठ जाना, ठीक है। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं उससे अगली वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है और आंसर आ जाएगा 8/9। दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पार्ट। अ बैग ऑफ स्वीट्स कंटेन मिंट्स एंड टॉफ़ीज़ ओनली। देर आर 21 मिंट्स इन द बैग, 1/4 ऑफ द स्वीट्स आर टॉफ़ीज़। ना 1/4 ऑफ द स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हमें नहीं पता, टोटल को हम x रख लेते हैं, ठीक है। अब टोटल अगर x है तो इसका मतलब है 21 मिनट्स और 1/4 ऑफ द टोटल स्वीट्स। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 ऑफ x इज इक्वल्स टू x होना चाहिए, राइट। सो 21 इक्वल्स, ये तो सिंपल अलजेब्रा है, x/4, ये तो जाके माइनस हो गया, ठीक है जी। अब आपने एलसीएम लेना है, 21 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4x माइनस एक्स, ठीक है जी। यहाँ से बन जाएगा ये 21 टाइम्स 4 इक्वल्स 3x, और 3x इक्वल्स 84, ठीक है। x इक्वल्स 84/3, और 84/3 क्या होता है, x इक्वल्स 28। तो x आ गया हमारे पास 28 इज़ योर आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आर 28। अब नेक्स्ट देखें, $360 इज़ शेयर्ड इन द रेशियो 3:5। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर शेयर एंड द स्मॉलर शेयर, ठीक है। तो जब भी ऐसे होता है ना कि एक अमाउंट है टोटल, कोई भी चीज़ की अमाउंट, किसी भी चीज़ की का टोटल नंबर ऑफ हो सकता है और रेशो दी हो सकती है, तो आपने उसको डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहला काम जो करना होता है ना, आपने करना होता है सम ऑफ रेशोज़। सम ऑफ रेशोज़ करेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ रेशोज़ आता है 3 + 5 और वो आता है 8। अगर 3 रेशोज़ हैं तो तीनों को ऐड कर दें। तो अगर आपने 3 वाला शेयर निकालना है, यानी जिसकी रेशो 3 है, तो 3 वाला शेयर निकालना है अगर आप, तो आप क्या करेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे, नीचे सम लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, 360 डिग्री, $360, सही है। सो 8 1 ज़र 8, 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 45 टाइम्स 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 135, ठीक है। अब अगर मैंने 5 वाला शेयर निकालना है, माइनस करके भी निकाल सकते हैं क्योंकि दो ही हैं, लेकिन बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। 5 टाइम्स 8, 5/8 टाइम्स 360, ठीक है। जो रेशो है उसको आपने ऊपर लिखना है, नीचे टोटल रेशो लिखना है और मल्टीप्लाई बाय कर देना टोटल अमाउंट के साथ, तो ये आ जाएगा 45। 45 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है भाई, 225, ठीक है जी। अब वो कह रहा था ये आंसर नहीं है, तो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन। देखो जब आप ये जब हर क्वेश्चन के अंदर जब आप ये सारी अपनी कैलकुलेशंस कर लेना, एक दफ़ा ज़रा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लिया करेंगे, उसने चाहिए क्या। उसने ये नहीं पूछा कि शेयर्स निकालो, उसने कहा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जर शेयर एंड द स्मॉलर शेयर। अब लार्जर शेयर 225 है और स्मॉलर शेयर 135 है। आपने डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो हमने माइनस कर दिया और वो आया $90। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 7A पार्ट है, फैक्टराइज कम्प्लीटली। फैक्टराइज कम्प्लीटली में देखिए, मैंने आपको ना, यूजुअली मैं अपने बच्चों को जो बताता हूँ ना, जब फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट, तो मैं कहता हूँ उनको कि आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। 4 तरह की फैक्टराइजेशन होती है। पहली कॉमन, सबसे पहले ये देखा करेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं है जितनी भी टर्म्स हैं। जब आपने कॉमन ले लिया, फिर कॉमन के बाद आप दूसरी चीज़ देखा करें कि ग्रुपिंग तो नहीं हो रही। तीसरी चीज़ ये देखा करें कि मिड टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो रही। और चौथी चीज़ ये देखा करें कि आइडेंटिटी तो नहीं कोई लग रही, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब अगर यहाँ पर गौर से देखें तो सबसे पहले कॉमन मुझे नज़र आ रहा है कि 9 और 12 है और Q दोनों में है, तो QA कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है,
पहली टर्म में से क्या बचा मेरे पास, 3 बच गया और p बच गया माइनस, दूसरी टर्म में से क्या बचा, 4 बचा क्योंकि 3 टाइम्स 4 इज़ 12 और एक q बच गया। दैट्स इट। आगे ये फर्दर हो सकता है, अगर हो सकता है तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ रुकना नहीं है। तो पहले अगर ये देख लें पहले कि अगर फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, देन यू राइट द आंसर हियर 3q 3p माइनस 4q। कभी कभी ऐसे होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन लेने के बाद आता है वो भी फर्दर फैक्टराइज हो रहा होता है, तो आपने वो भी लाजमी करना है। अब जैसे बी पार्ट देखें, बी पार्ट में 4 टर्म्स हैं, जब भी 4 टर्म्स होंगे ना ऑलवेज़ लुक फॉर ग्रुपिंग, क्योंकि कॉमन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो चारों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चारों में ही कॉमन हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है मेरा पहला वाला कैंसिल हो गया। दूसरा जो है वो ग्रुपिंग है। दूसरा अगर ग्रुपिंग है तो ग्रुपिंग के अंदर हमेशा मैंने आपको कहा हुआ है कि 4 टर्म्स होनी चाहिए। तो 4 टर्म्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, 4 टर्म्स नज़र आ रही हैं, तो 4 टर्म्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुपिंग में क्या करते हैं, ग्रुपिंग में आपने करना क्या होता है कि ये दो का ग्रुप बना लें, इन दो का ग्रुप बना लें, ठीक है। पहली दो में से अगर टर्म्स में से मैं कॉमन लूँ तो 4 कॉमन है और p कॉमन है, और जो बच गया वो अंदर लिखेंगे 2x प्लस वाई। और दूसरे दो में अगर हम देखें तो -3 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई। ये अंदर वाई, ये प्लस क्यों आया भाई अंदर, क्योंकि जब भी आपने यहाँ माइनस कॉमन लिया ना, यहाँ पे माइनस लिखा ना, तो ये वाला जो साइन है ये ऑपोजिट होके आएगा इधर, ये याद रखें बस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप, अब देखें 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, इन दोनों में अब दोबारा देखें, इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है, दोनों में सेम चीज़ जो है वो 2x प्लस वाई है, तो हम 2x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है ये, 4p पहली टर्म में से बचा और दूसरी टर्म में से -3, तो इसलिए ये हमारा आंसर आ गया 2x प्लस वाई, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है, 4p -3। फैक्टराइज का मतलब होता है आपने ब्रैकेट्स में बंद करना है, सिंप्लीफाई का मतलब होता है ब्रैकेट्स को खोलना है आपने, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज कम्प्लीटली। तो फैक्टराइज कम्प्लीटली के लिए फिर से वही 4 टर्म्स हैं, ग्रुपिंग कर लें। पहले ग्रुप में x कॉमन है तो 2y -3 आ जाएगा। दूसरे में, दूसरे ग्रुप के अंदर, पहला ग्रुप का मतलब है ये दो टर्म्स, दूसरे ग्रुप का मतलब है ये दो टर्म्स, तो इसलिए इसको ग्रुपिंग कहते हैं। 5 कॉमन लिया, 2y -3, माइनस क्यों आया, मैंने कहा था ना बाहर अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज होके आता है, तो 2y -3 फिर से मैंने कॉमन लिया और अंदर आ गया x -5, यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, तो 2y -3 एंड x -5 इज़ योर आंसर। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से फैक्टराइजेशन का है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, पहले कॉमन ले लें, कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन है और p कॉमन है, तो क्या आएगा 4 प्लस p, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए 5p और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस p, ये आपका आंसर है। उसके बाद है बी पार्ट में। बी पार्ट में देखें, दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में ग्रुपिंग नहीं हो सकती, यही वाली चीज़ें जो मैंने ऊपर लिखी थी, इन चारों में से ही कुछ ना कुछ होगा हमेशा, तो ठीक है ना, ये आपने हमेशा याद रखना है, इन चारों में से ही कुछ ना कुछ होगा। तो ये मैं यहाँ ज़रा नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज़। ये हो गया, इन चारों में से अब अगर आप गौर से देखें ना, कॉमन नहीं है, ग्रुपिंग नहीं हो रही क्योंकि 4 टर्म्स नहीं है, मिड टर्म होती है 3 टर्म्स में, 3 टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब है मिड टर्म भी नहीं हो सकती। चौथी चीज़ है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप सोचें, आइडेंटिटीज़ आपने 3 पढ़ी हुई हैं, आपने ये वाली आइडेंटिटी भी पढ़ी हुई है, a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी। जहाँ भी आपको नज़र आए कि दोनों टर्म्स जो है वो होल स्क्वायर्स बन सकते हैं, ये देखो, ये 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ और 4t स्क्वायर को मैं 2t होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ज़रा इसको कंपेयर करें इसके साथ, अब ज़रा इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो मेरा a है 3 और b है 2t, तो मैं लिखूँगा 3 - 2t
और 3 + 2t, दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। वो वाली गलती नहीं करनी कि 3 - 4t कर दें और 3 + 4t कर दें, वो नहीं करना आपने, ठीक है। अक्सर बच्चे वही गलती करते हैं। आपने पहले उसको होल स्क्वायर्ड बनाना होता है, उसके बाद आपने ये वाली अप्लाई करनी होती है। अच्छा, आप सी पार्ट में देखें। सी पार्ट अगर आप गौर से देखें तो उसमें मिड टर्म ब्रेकिंग भी हो सकती है, उसके अंदर आइडेंटिटी भी लग सकती है, क्योंकि तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। ग्रुपिंग में 4 टर्म्स होती हैं, वो भी नहीं लग सकता। थर्ड में आ जाए मिड टर्म ब्रेकिंग, या तो आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें या फिर आप आइडेंटिटी लगा लें, दोनों हो सकते हैं। आइडेंटिटी मैं कैसे कह रहा हूँ, आइडेंटिटी के लिए आपको ये 3² लिख सकते हैं, इसको मैं 2x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में क्या होता है, बीच में होता है 2ab, a मेरा 3 है, b मेरा 2x है, और b इसका मतलब है अगर वो माइनस आ रहा है वहाँ पे तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3, अब इसके अंदर ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो ये आइडेंटिटी बन गई a - b होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 2x होल स्क्वायर्ड। अच्छा, एक बल्कि नहीं, इसके अंदर तो आइडेंटिटी लग ही नहीं रही, इसके अंदर आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, इसके अंदर हमें मिड टर्म ब्रेकिंग ही करनी पड़ेगी। अब मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए आपको आदत होती है कि x² वाली टर्म पहले होती है, तो इसको अरेंज कर लें, कोई मसला नहीं है। 35x + 9, ठीक है। और हमने किस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह करनी होती है, हमने ये -4 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, क्या आता है -36। 36 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 36 के फैक्टर होते हैं 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6, दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई नहीं है। अब इसमें कौन सा चूज़ कर सकते हैं, ये वाला पेयर चूज़ कर सकते हैं, इसी से 35 आएगा, क्योंकि मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं ना। मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म 35 है, तो इसको हमने ब्रेक करना होता है, 35 को हमने ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होके -36 आए और प्लस माइनस होके +35 आए। ये देखें ज़रा, ये हो गया। अब यहाँ पर ज़रा गौर से आपने एक चीज़ देखनी है कि ये जो 35x है ना, ये ब्रेक डाउन हो गया इस चीज़ के अंदर, ये मैंने ब्रेक डाउन इस चीज़ के अंदर कर दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, +36 - 1x क्या होता है, 35x होता है। और अगर आप मल्टीप्लाई करें +36 को -1 के साथ, तो -36 आएगा। तो दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही हैं। इसका मतलब ये ठीक है, -4 कॉमन लिया मैंने, -4x कॉमन लिया, और यहाँ आ जाएगा x - 9, ठीक है। -1 कॉमन लिया, x - 9, जब कुछ कॉमन नहीं होता ना तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, x - 9 अगेन कॉमन, और -4x - 1। अच्छा, यहाँ पर ज़रा देखें गौर से एक बात, ये फैक्टराइज हो गया है, लेकिन उसने लिखा हुआ है फैक्टराइज कम्प्लीटली। कम्प्लीटली का मतलब है अगर ब्रैकेट्स के अंदर भी कुछ कॉमन आ जाए वो भी लेना है आपने। तो ब्रैकेट के अंदर ज़रा गौर से देखें, हम माइनस कॉमन ले सकते हैं दूसरी ब्रैकेट के अंदर से, तो दूसरी ब्रैकेट के अंदर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, उस माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ इधर, और ये हो जाएगा 4x + 1, ठीक है। वो लिख सकते हैं, ये बीच में ना डाल देना, ये आपने बाहर ही लिखना है। तो ये हमारा आंसर आ गया, x - 9, 4x + 1, ये हमारा आंसर है, दैट्स इट। लेट्स कंटिन्यू, फैक्टराइज कम्प्लीटली। इसमें भी अगेन चेक करें कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है 3x, x - 4, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। 3x, x - 4, ये कम्प्लीटली हमारा फैक्टराइज हो गया। अब अगर दूसरे वाला देखें ना, तो दूसरे वाले के अंदर 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में क्या होता है, 3 टर्म्स में मैंने कहा था कि मिड टर्म ब्रेकिंग होती है। मिड टर्म ब्रेकिंग या फिर आइडेंटिटी भी हो सकती है, दोनों आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। वो क्यों है अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गौर से देखें, आखिर में यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। y² को इग्नोर करें, आप समझेंगे ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी किसकी है, x की, ठीक है, क्योंकि शुरू में x² है। अब अगर आप ये समझें कि ये ना ऐसे ही लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है x² - x - 2, आप ये समझें ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करना आता है ना आपको, इसको मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं हम, ठीक है। जैसे इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, उसी तरह आपने इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। कैसे, ये देखें, 2 के फैक्टर्स बनाने हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 हो गया। अब देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ y का क्या करना है, ठीक है। y का काम सिर्फ साथ लगना है उसमें, और कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने यहाँ किया ना, इसका मतलब है इसका जो पहला स्टेप होगा ना वो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1xy माइनस 2y स्क्वायर। क्या फ़र्क है देख लें। y को मैंने एज इट इज़ लगा दिया है, यानी इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और कोई काम नहीं है। कॉन्सेप्ट सारा वही है कि जैसे ये वाली इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। अब आप वही काम करेंगे, फर्स्ट टू उसमें से कॉमन ले लें, x माइनस 2y प्लस y कॉमन ले लें, x माइनस 2y। अब दोनों जगह पे x माइनस 2y सेम चीज़ आ रही है, सो वी कैन अगेन टेक x माइनस, इधर से मैं इधर आ जाता हूँ, x माइनस 2y मैं कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि वो दोनों टर्म्स में है, और जो चीज़ बच गई है x प्लस वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 2y और x प्लस वाई, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हमने देखिए, सिंप्लीफाई के अंदर भी कभी कभी पहले फैक्टराइज करना होता है फिर सिंप्लीफाई करना होता है। अब ये काम नहीं करना प्लीज़, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, इस लेवल पे आ गया, अभी ये हरकत अगर की तो इसका मतलब है अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। ये काम नहीं करना प्लीज़ आपने। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, ऐसे तो कुछ कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो सिंप्लीफाई करने के लिए भी हमें पहले फैक्टराइज करना पड़ सकता है। अब अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, अगर ऊपर वाले को मैं फैक्टराइज करूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और नीचे वाले को अगर फैक्टराइज करूँ तो नीचे वाला आइडेंटिटी बन रहा है। कैसे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 जो है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, ठीक है। ये एक्स प्लस 4 और ये एक्स प्लस 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स ओवर एक्स माइनस 4, दैट्स योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब ज़रा अलजेब्रा से हट के 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन ज़रा अच्छी तरह रीड कर। Anna invests $150 in an account that pays simple interest. She leaves the money in the account for 4 years. At the end of 4 years, she has $162. Work out the rate of simple interest paid per year. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, I इज इक्वल्स टू PRT ओवर 100। अच्छा, अभी तक आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि भाई I इज़ इक्वल टू है, इसका मतलब है I का मतलब है इंटरेस्ट, वहाँ इंटरेस्ट लगना है। आप लोग वहाँ पर टोटल अमाउंट लगा देते हैं, 162 नहीं लगाना वहाँ पे हमने इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट कितना कमाया उसने, एना ने $150 रखवाए थे अपने अकाउंट में, लेकिन वो 162 बन गए, यानी कि कितने ऐड हो गया, $12 ऐड हो गया। इसका मतलब है इंटरेस्ट उसने $12 कमा लिया है। और पी क्या होता है, इनिशियल अमाउंट, वो है 150। आर हमें निकालना है, और टी क्या है, टी इज़ 4 ईयर्स, हर चीज़ दी हुई है, और ओवर 100। अब देखिए ये सारा कैलकुलेटर का इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो सारा कुछ ये बगैर कैलकुलेटर के हो सकता है। ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 2s are 5 3s are 2 1s are 2 2s are। अब ये चीज़ें जो है ना, आपको ये वाली ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। 6R, तो R इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 आ गया, तो 2% इज़ योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। अब ये टाइम से रिलेटेड है। अ प्लेन लीव्स लंदन ऑन अ फ्लाइट टू दुबई। द प्लेन लैंड्स इन दुबई विद द लोकल टाइम इज 17:20। द फ्लाइट टाइम इज 6 hours 50 minutes. The local time in Dubai is 3 hours ahead of the local time in London. Calculate the local time in London when the flight left. कितने बजे वो निकली थी फ्लाइट। अब वो लैंड दुबई में जो कर रही है, वो कर रही है लोकल टाइम 17:20 के हिसाब से। पहली बात ये है, इसको हैप हैज़र्डली नहीं करना, ज़रा आराम से। पहली बात ये है कि 7:20 पे अगर वो लैंड कर रही है, तो पहले तो आप पीछे चले जाएं ना 6 घंटे और 50 मिनट, ताकि आपके पास डिपार्चर का टाइम आ जाए। बेशक वो दुबई के हिसाब से आएगा, खैर है, लेकिन आ तो जाएगा ना डिपार्चर टाइम, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है आपने, 17:20 जो कि लैंड हुई है,
उसमें से जर्नी टाइम माइनस कर दो। अब जब जर्नी टाइम माइनस करेंगे तो जर्नी टाइम माइनस करने के लिए क्या करते हैं हम, अच्छा अब यहाँ पर माइनस करने का भी तरीका ज़रा देख लें। टाइम ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से माइनस होता है। ये 17 है, ठीक है, ये 20 जो है ये मिनट्स हैं, ये आवर्स हैं, ठीक है ना, ये हमें पता है। अब टाइम को जब माइनस करना होता है ना, तो आपने कंप्लीट 20 मिनट्स के अंदर से कंप्लीट 50 मिनट्स माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो 20 में से 50 तो नहीं माइनस हो सकता, इसलिए मुझे कुछ मिनट्स बोरो करने पड़ेंगे 17 आवर्स में से। तो 17 आवर्स में से आप 1 घंटा पूरा का पूरा बोरो कर लें तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 20 में जब वो 60 मिनट्स इधर आके ऐड होंगे तो ये 80 हो जाएगा। 80 माइनस 50 इज़ 30, ठीक है। अब 16 माइनस 6 इज़ 10। दोबारा बता देता हूँ, ये जो 80 मैंने बनाया है, ये मैंने देखे ना, ये यहाँ पर शेड करके बता देता हूँ, ये आवर्स हैं, ये वाले मिनट्स हैं। 17 आवर्स में से मैंने 1 घंटा बोरो कर लिया है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 और 20 ऐड हो गया और वो 80 बन गया। अब 80 मिनट्स में से मैं 50 मिनट्स माइनस कर दूंगा तो वो 30 आ जाएगा, और 16 में से मैं 6 माइनस कर दूंगा 10 आ जाएगा। तो 10 आवर्स फ़्लाइट का टाइम, फ़्लाइट जो डिपार्चर टाइम है, दुबई से डिपार्चर टाइम, वो है 10:30, यानी वो दुबई के हिसाब से 10:30 पे वहाँ से निकली थी, ठीक है। अब लोकल टाइम जो दुबई में है वो 3 घंटे आगे है, इसका मतलब है लंदन में 10:30 से 3 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, तो हमें लंदन का टाइम पता चल जाएगा। अब अगर मैं 3 घंटे पीछे जाऊँ तो मुझे इसका मतलब है डिपार्चर टाइम है 10:30 में से 3 आवर्स माइनस करने पड़ेंगे। जब मैं इसमें से माइनस करूँगा 10:30 में से 3 आवर्स, तो क्या टाइम आएगा मेरे पास, 7। तो 7:30 हमारा आंसर है। 7:30 हो रहे होंगे वहाँ पे लंदन में। दैट्स इट। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द टाइम टेबल फॉर बसेस फ्रॉम ए टू ई कॉलिंग एट बी सी डी इज़ गिवन बाय हाउ मेनी मिनट्स डज ईच जर्नी फ्रॉम ए टू ई टेक। यानी ए से ई पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है हमें, ठीक है। अब ये इस टेबल को रीड करने का भी एक तरीका है, इसको समझना है आपने। पहले बैठ के अच्छी तरह ना समझा करें क्वेश्चन, आपका हाफ क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा जब आपने क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया, ठीक है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, अच्छा ये इसका मतलब है ये है कि 8:12 पे एक बस जो है वो ए से निकलती है और बी पे 8:33 पे पहुंचती है, फिर वो सी पे पहुंचती है 8:48 पे, फिर वो 9:05 पे डी पे पहुंचती है, और फिर 9:20 पे वो ई पे पहुंच जाती है, ठीक है। ये इस तरह से इसका रूट है, ऐसे। अब ये आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं, ये क्या चीज़ दी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगली बस जो है वो 8:42 पे निकली है ए से, वो 9:03 पे पहुंची है बी पे, फिर इसी तरह करते करते ई पे पहुंच गई है। उसके आगे लिखा हुआ है एंड एवरी 30 मिनट्स अनटिल। एंड एवरी 30 मिनट्स का मतलब है हर आधे घंटे बाद बस निकल रही है और वो इसी तरह अपना सफ़र ई की तरफ कर रही है। आखिरी बस जो निकली है वो 17:12 पे निकली है और वो 18:20 के ऊपर ई पे पहुंची है। बस पहले पार्ट में तो कोई मसला ही नहीं है, ये मैंने कहा समझ लें आप, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो आपने सिर्फ क्या करना है, ए से ई तक का टाइम निकालना है। अब देखिए टाइम जब भी निकालते हैं तो माइनस करते हैं। 9:20 जर्नी टाइम निकाल रहे हैं ना आप, अराइवल टाइम 9:20 है, डिपार्चर टाइम 8:12 है। आपने बस इनको माइनस करना है और आपके पास पता आ जाएगा आंसर। 20 माइनस 12 इज़ 8 मिनट्स, 9 माइनस 8 इज़ 1। इसका मतलब है, अच्छा जर्नी टाइम जो निकला है ना वो क्या निकला है हमारा, 1 आवर एंड 8 मिनट्स। अब ये ना ड्यूरेशन है, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑन द क्लॉक, दिस इज़ द ड्यूरेशन। तो ये वाले आवर्स होते हैं और ये वाले मिनट्स होते हैं, तो इसलिए 1 आवर एंड 8 मिनट्स की जर्नी है। अगर 1 आवर 8 मिनट्स की जर्नी है तो 60 मिनट्स प्लस 8 मिनट्स, तो टोटल 68 मिनट्स की जर्नी है। तो ये 68 मिनट्स आ गए यहाँ पर, दैट्स इट। अगला वो कह रहा है शैरन हैज़ एन अपॉइंटमेंट एट डी एट 3:30 PM
व्हाट इज़ द लेटेस्ट टाइम शी कैन कैच अ बस फ्रॉम बी। अब बी से बस उसने पकड़नी है, अगर बी से पकड़नी है उसने और डी पे पहुंचना है 3:30 से पहले पहले, ठीक है। पहले तो आप ये देखें कि बी से डी पे जाने का उसका ड्यूरेशन कितना है, यानी कितना टाइम लगता है बी से डी जाने में। तो अगर 8:33 अगर 9:05 पे पहुंचती है और 8:33 पे निकलती है तो कितना टाइम लग गया, कितना टाइम लग जाएगा उसको। ये तो 8 आ जाएंगे यहाँ पर, ये 65 हो जाएगा। 65 में से 33 माइनस कर दें, 32 मिनट्स, यानी कि बी टू डी जाने के लिए उसको लग रहे हैं 32 मिनट्स। ठीक हो गया। चलें अगली चीज़ ये देखनी पड़ेगा, उसने ये पूछा कि बी से कितने बजे वाली बस वो पकड़ेगा तो वो 3:30 तक पहुंच सकता है। तो मुझे पहले पता चलना चाहिए कि बी से कितने कितने बजे बस निकल रही है। पहली बस निकलेगी 8:33, दूसरी निकलेगी 9:03, तीसरी निकलेगी 9:33, फिर 10:03, फिर 10:33, फिर 11:03, फिर 11:03, फिर 11:33, फिर 12:03, फिर 12:33, फिर 1:03, फिर 1:33, फिर 2:03, फिर 2:33, फिर 3:03, फिर 3:33। ठीक है, तो और एंड सो ऑन। अच्छा, अब मैं यहाँ तक क्यों गया हूँ, क्योंकि ये 3:33 हो गए। अब इससे अगले वाली बस तो नहीं पकड़ सकता, 3:30 पे तो उसने पहुँचना है। ठीक है, तो उसको कौन सी बस पकड़नी चाहिए, क्या उसको 3:03 वाली बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि अगर वो 3:03 वाली बस पकड़ेगा तो वो कितने बजे पहुँचेगा, फिर तो वो पहुँचेगा ही 3:35 पे, क्योंकि जर्नी टाइम 32 मिनट्स लग रहा है। इसलिए द लेटेस्ट बस शेरन कैन कैच अ बस वो 2:33 वाली है, तो इसलिए 2:33 इज़ द राइट आंसर। दैट्स इट। और ये मैंने हर एक कैसे मुझे पता चला कि कितने कितने बजे निकल रही है, क्योंकि उसने कहा था कि हर आधे घंटे बाद बस निकल रही है, एवरी 30 मिनट्स अनटिल एवरी 30 मिनट्स। तो इसलिए मैं 8:33 से शुरू हुआ, मैं आधा आधा घंटा आगे जाता गया, मुझे ये पता चल गया कि किस किस टाइम बस निकल रही है। 2:33 पे बस निकलेगी बी से और उसको 32 मिनट्स लगेंगे, तो वो आराम से वो पहुंच जाएगी। लेकिन 3:03 वाली अगर बस वो पकड़ेगी तो वो लेट हो जाएगी अपॉइंटमेंट से, क्योंकि 3:30 पे उसकी अपॉइंटमेंट है, उसको शी शुड बी देयर बिफोर 3:30। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर 5। द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी वर 5 मिलियन इन 2009, 8 मिलियन इन 2010। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम 2009 टू 2010। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है, न्यू वैल्यू over old value is equal to new percentage over old percentage. Old percentage is always 100 no matter what. तो यहाँ तो आंखें बंद करके 100 लिख दें। न्यू वैल्यू, अब जाहिर है 2009 और 10 की बात हो रही है, तो न्यू कौन सी होगी, 10 वाली न्यू होगी जाहिर है। तो न्यू वैल्यू इज़ 8, ओल्ड वैल्यू इज़ 5। न्यू परसेंटेज मतलब हमें ये निकालना है कि उसने कितनी परसेंटेज की है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 800 ओवर 5, तो x इज इक्वल टू 160 आया। ठीक है, लेकिन 160% तो नहीं हो सकता। ठीक है, 100 तक होती है परसेंटेज। असल में इसके अंदर ये जो 100 है वो ओरिजिनल वाला है, ऊपर वाला जो 60, क्योंकि उसने सिर्फ इंक्रीज़ पूछा है आपसे, परसेंटेज इंक्रीज़। तो जब भी ये आंसर 100 से बड़ा आए तो आप ना उसमें से 100 माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 60%। दिस इज़ योर आंसर। इसका मतलब है 60% इंक्रीज़ आया है फ्रॉम 2009 टू 2010।
अच्छा, नेक्स्ट इज अनदर कंपनी हैड एन इनकम ऑफ $20 million in 2008. In 2009, this income decreased by 10%. In 2010, the income increased by 15% from 2009 income. Find the income in 2010. अब यहाँ पर ना आई वुड सजेस्ट कि आप इसको स्टेप वाइज करें. अब इसको डिवाइड कर लें ईयर्स में. जैसे ईयर्स वहाँ पर लिखे हुए हैं 2008, 2009 एंड 2010. फॉर्मूला मैं वही लगाऊंगा, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू वाला. ठीक है, पहले बात करते हैं सिर्फ 2008 और 2009. 2010 को भी भूल जाएं आप. ठीक है, वो कह रहे हैं 2008 में जो उन्होंने कमाया वो 20 मिलियन है. 2009 में डिक्रीज़ होगी ये अमाउंट और यहाँ से यहाँ जाते हुए 10% डिक्रीज़ है. अच्छा, अब जब इन डिक्रीज़ करेंगे ना आप, तो न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? अब हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है कि ये जो $20 मिलियन है ये 10% डिक्रीज़ होकर कितना बन गया, यानी x बन गया. हमें नहीं पता. तो न्यू वैल्यू x है, ओल्ड वैल्यू 20 है, 10% डिक्रीज़ आया है. ओल्ड परसेंटेज इज़ ऑलवेज 100. अब 10% डिक्रीज़ आया है, अगर डिक्रीज़ आएगा तो 100 में से माइनस कर देना है 10, जितना डिक्रीज़ आया तो 90 लगा दें. अब इसको सॉल्व कर लें आप. ठीक है, ये एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x क्या आया? x की वैल्यू आ गई 9 2 18. यानी कि 2009 में 10% डिक्रीज़ होके अमाउंट 20 मिलियन से 8 मिलियन पे पहुंच गया. ठीक है, अब अगली लाइन वो कह रहा है 2010 में इंक्रीज़ आ गया 15% का. अब मैं 9 और 10 के बारे में अब मैं सोचूंगा. आई विल फॉरगेट अबाउट 2008 नाउ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू दोबारा लगाएंगे. 2010 नया है तो जाहिर है मैं 2010 वाली अमाउंट निकाल रहा हूँ, उसको मैं अब अननोन रख लेता हूँ, उसको वाई रख लेते हैं क्योंकि एक्स पहले मैं यूज़ कर चुका हूँ. और ओल्ड वैल्यू अब 18 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब 2009 वाली ओल्ड वैल्यू हो जाएगी. और ओल्ड परसेंटेज इज़ ऑलवेज 100 और इंक्रीज़ आया बाय 15%. जब भी इंक्रीज़ आएगा तो 100 में ऐड करना है, मतलब यहाँ 115 आ जाएगा. तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 115 ओवर 100 टाइम्स 18. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें. 5 20s आर, 5 23s आर, 2 10s आर, 2 9s आर. ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? 23 टाइम्स 9 कितना होता है? 23 टाइम्स 9 7 2 18 207 और डिवाइड बाय 10. तो y की वैल्यू आ जाएगी 20.7. तो आ जाएगा 20.7. अब देखें ये सारा कैलकुलेटर के बगैर करना है आपने डेफिनेटली. ठीक है, तो इसलिए यू शुड नो कि क्या हमारे आंसर आना चाहिए. ये कैंसिलेशन वाले ट्रिक सारी पता होनी चाहिए. यहाँ पे आप ये अगर कैंसिलेशन नहीं करोगे ना, आप अगर 115 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से, इवन देन इट वुड बी करेक्ट. 100 से डिवाइड कर देना बाद में, सही है, लेकिन ज़रा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखें आप. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस 4/4 स्क्वायर इज़ शेडेड. अच्छा, अब यहाँ फ्रैक्शन बतानी है. लेकिन जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, फ्रैक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में नीचे हमेशा टोटल होता है और ऊपर जो हम जिस चीज़ की फ्रैक्शन हम निकाल रहे होते हैं वो होता है. अब इसके लिए मैं आपको बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप बचपन से वो पढ़ते हैं ना, एक एग्जांपल कि ये पिज़्ज़ा है. आई सॉरी आई हैव ईटन one slice. What is the fraction of pizzas I have eaten? तो नीचे क्या लिखते हैं? टोटल लिखते हैं. टोटल 6 स्लाइसेस हैं. एक मैं खा गया हूँ तो 1 ऊपर आ गया ऑब्टेन्ड, तो 1/6 इसकी फ्रैक्शन आ गई. यही वाला कॉन्सेप्ट आपने इधर यूज़ करना है. ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप इधर यूज़ करेंगे तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लें.
टोटल स्क्वायर्स कितने हैं 16 है, तो नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगा 16। अब हमने काउंट करने हैं कितने शेड हुए हैं, क्योंकि उसने शेड की फ्रैक्शन पूछी हुई है। तो शेड कितने हुए हैं, अब यहाँ पर शेड अगर आप गौर से देखें, कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है बेसिकली। तो ये वाले जो 4 हैं, ये तो पूरे 4 हैं ना, तो 4 ये हो गए, इनको तो 4 काउंट करना है। अच्छा, अब आपने मुझे एक बात बतानी है, अगर मैं ये वाला जो छोटा सा पीस है, ये वाला, ये मैं यहाँ लगा दूँ, ये वाला स्क्वायर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और ये वाला शेड करके इस तरह ये मैं स्क्वायर कंप्लीट कर देता हूँ। ये मेरा 5वां स्क्वायर हो गया, ये इसको ना 1 लिख लेते हैं, ये 1 स्क्वायर हो गया। अब इसको कैंसिल कर देंगे अब हम, यानी अब इसका जो छोटा सा पार्ट है ना, वो हम काउंट नहीं कर रहे, छोड़ दिया हमने उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मैं काट के इधर ले आऊँ तो ये भी पूरा हो जाएगा ना स्क्वायर, ठीक है। रोटेट करके आप इसमें डाल दें तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर कंप्लीट कर दें। अब इसको ख़त्म कर दें, ज़ाहिर है एक को ही ख़त्म करना पड़ेगा, ये ऊपर ले जाएं या ये नीचे ले आए, ठीक हो गया। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अगर मैं ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट जो यहाँ पर आ रहा है, ये वाला, ये मैं इधर ले आऊँ ऐसे, यहाँ ये जो छोटा सा, ये पूरा एग्जैक्टली फिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये वाला स्क्वायर काउंट कर लूँगा, इसको मैं भूल जाऊँगा। फिर एक और चीज़ रह गई, अच्छा नहीं, यहाँ पर अभी ये वाली जगह भी खाली है, इसके अंदर मैं ये, क्या ये फिट इन हो सकता है यहाँ पर, ये वाला पूरा, ये यहाँ पे फिट इन हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ, तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए, 4 वो थे, +1 +1 +1, यानी कि टोटल हो गए 7। इसका मतलब है फ्रैक्शन बन गई 7/16। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, अ यूथ क्लब हैज़ 150 मेंबर्स, 60 ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लब मेंबर्स आर गर्ल्स, ठीक है। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज निकालने का तरीका फिर से वही है, टोटल नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई हमेशा 100 से करते हैं, और जिस चीज़ की परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, गर्ल्स की परसेंटेज निकाल, तो गर्ल्स ऊपर नंबर ऑफ़ गर्ल्स लिखेंगे हम, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दें, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 60 हैं, टोटल 150 हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 22 ज़ा 40%, 40% इज़ योर आंसर। Next is, Ben is given some money, he spends some of it and saves the remainder. The ratio of the money he spends to the money he saves is 3:1. पहले ये लिख लिया करें कि ये जो 3 है और ये जो 1 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। 3 जो है वो स्पेंड की रेशो है और 1 जो है वो सेव्स की रेशो है। तो मैंने इस तरह मेंशन कर लिया, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ही स्पेंड्स $15, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी बेन वॉज गिवन, ठीक है। तो गिवन तो बाद में करेंगे, पहले अगर उसने स्पेंड $15 किए हैं, अब आप इसको ना अलग अलग करके यहाँ लिख लेते हैं, 3:1, यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्पेंड, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेव। $15 अगर उसने स्पेंड किए हैं तो सेव कितने किए होंगे, इसके ये देखने के लिए आप ये देखें कि ये 15 कैसे आया है। 3 टाइम्स क्या करेंगे तो 15 आएगा, टाइम्स 5 करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर भी टाइम्स 5 करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो हमारी सेम होनी चाहिए। तो इसलिए उसने जो किए होंगे ना सेव, वो 5 किए होंगे, ठीक है। अब हमें स्पेंड भी पता लग गया, सेव भी पता लग गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी बेन वॉज गिवन, यानी टोटल अमाउंट कितने दिए गए थे उसको, जो उसने, जिसमें से उसने स्पेंड और सेव किया है। तो $15 स्पेंड किए हैं, $5 सेव किए हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 15 + 5 दैट इज़ $20। ये आंसर आ गया उसका, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन,
42, क्वेश्चन नंबर 42। 42 के अंदर अगर आप देखें, इसमें भी बच्चे बहुत फंसते हैं। गिवन दैट A रेशो B 5:6 है और B रेशो C 3:8 है, फाइंड A रेशो B रेशो C। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो लेटर दोनों में कॉमन है उसको आपने सेम बनाना है। तो इन दोनों रेशोज़ के अंदर अगर आप देखें, यहाँ A रेशो B है, यहाँ B रेशो C है, क्या चीज़, कौन सा लेटर कॉमन है? B कॉमन है ऑब्वियसली, ठीक है। अब A रेशो B का मतलब होता है A ओवर B इज़ इक्वल टू 5/6, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और B रेशो C का मतलब है B ओवर C, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब B कॉमन है तो B को सेम बनाना है। B को कैसे सेम बनाएंगे? अगर B यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ B 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 को मैं 6 बना सकता हूँ बड़े आराम से बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी करना पड़ेगा, कोई चीज़ आप अपनी तरफ से तो नहीं ऐड कर सकते, इसलिए हमने बैलेंस रखने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बन गया 6/16। अब देखें आप, यहाँ पर B की वैल्यू 6 हो गई, यहाँ पर भी B की वैल्यू 6 है। नाउ यू कैन राइट दैम ऑल टुगेदर। अब हमारा जो ए की रेशो है वो 5 है, B की रेशो हमारी 6 है, ये वाला ले लें या पिछला वाला ले लें, और C की रेशो हमारी 16 है। इसको आप यहाँ पर लिख देंगे अपने आंसर के अंदर, दैट्स इट, 5/6/16। बस हमेशा यही करना है आपने इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, सही है। आगे चलते हैं। 33, अ मैप। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत होता है, तो प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल इन दिस। अ मैप इज़ ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर to 5 किलोमीटर। Two towers are 9 kilometers apart. Calculate the distance between them on the map. अच्छा, ये तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, तो आपका फेवरेट काम है जो आप लोग करते होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो मेथड, ठीक है। यहाँ मैप लिखा, यहाँ एक्चुअल लिखा, ठीक है। मैप में 2 सेंटीमीटर जो है इट इज़ इक्वलेंट टू 5 किलोमीटर्स। 2 टावर्स हैं वो 9 किलोमीटर्स अपार्ट हैं, एक्चुअल में जाहिर सी बात है, तो ये हमने मैप के ऊपर निकालना है, तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 5x इज़ इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 18/5 विच इज़ 3.6, तो 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट्स इट। इसका और कुछ मसला नहीं है। ऑन द मैप अ टाउन कवर्स एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर मसला आ जाएगा कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर्ड है, ये एरिया है, ये हमारे पास जो स्केल है ये वाला, ये स्केल हमारे पास लेंथ का स्केल है, एरिया का नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द स्केल ऑफ एरिया एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट, ठीक है। तो पहले तो उसको, और एरिया को हम चेंज कैसे करते हैं, स्केल लेंथ के स्केल को हम एरिया के स्केल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, उसका हमने स्क्वायर कर देना है, यानी 2 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है ना, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें, इसको भी स्क्वायर कर दें और इसको भी स्क्वायर कर दें, ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बन जाएगा 25 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मैप इज़ एक्चुअली इक्वल टू 25 किलोमीटर स्क्वायर ऑन लैंड, एक्चुअल लैंड। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, उसने हमसे पूछा ही 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही निकल आया है, तो वो है 25, तो 25 ही हमारा आंसर है, दैट्स इट। अगला वाला ज़रा चैलेंजिंग है। एक्सप्रेस द स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म 1:n। 1:n। जब भी आपको यूनिट्स ना नज़र आएँ और इस तरीके से स्केल लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि इस साइड वाला ये मैप है और ये वाला एक्चुअल है। दूसरी चीज़, इसका ये मतलब भी होता है कि ये भी सेंटीमीटर्स हैं और ये वाले भी सेंटीमीटर्स हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है। तो अब हमारा जो हमारा जो स्केल उसने दिया हुआ है वो है
2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। अब पहली चीज़ जो आपने रियलाइज़ करनी है कि उस फॉर्म में जाने के लिए, यानी इस फॉर्म में जाने के लिए 1:n में दोनों के यूनिट्स सेंटीमीटर होने चाहिए। यहाँ तो 5 किलोमीटर में है, तो पहले तो आप सबसे पहले चेंज करें 5 को सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे? 5 में टाइम कर दूंगा 1000, बल्कि 100,000 से, 3 ज़ीरो मीटर के और 2 ज़ीरो सेंटीमीटर के, इसलिए 100,000 हो जाएगा। तो 500,000 सेंटीमीटर्स है ये बेसिकली। 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 500,000 सेंटीमीटर्स एक्चुअली। तो अब क्या करेंगे हम कि मैप की जगह पे मैं 2 लिखूँगा, एक्चुअल की जगह पे मैं 500,000 लिखूँगा, और यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये 1 रेशो यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर n हो, और n की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2n इज इक्वल्स टू 500,000, n इक्वल्स 500,000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 250,000। तो यहाँ आ जाएगा 250,000। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर।